यस, कल आपको TWPT2 दी गई थी, तो इसमें डाउट है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कल मैंने आपके साथ जो मैपिंग डिस्कस की थी, अब मैपिंग में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो अगर कोई डाउट होंगे तो कवर हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, इसके पेपर के क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए, कई सारे क्वेश्चन काफी सिंपल होंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। ठीक, ये किस फंक्शन की निशानी है? इवन की, है ना। अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन इवन होता तो ये होता आंसर, पर ये इवन फंक्शन है और ये ऑड है, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं बी पर। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर एफ एक्स ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है कि नहीं है? इसमें बोला, क्या बोला? 0 रखने पर, क्योंकि ये क्या मिल रहा है? 0 ठीक 0 रखने पे 1 मिल रहा है, और यहाँ ग्रेटर देन 1 बोला है, तो यहां पर ये फेल हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट देखना है अपने को ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन बहुत काफी डेंजरस होते हैं, जरा में भी अब इधर देखें तो 0 रखने पे 1 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो भी जो भी हो, इस ऑप्शन पे भी जाओ, ये बोलता है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, ये तो इसमें भी है। और साथ में एक और चीज है, -4 से छोटा लेने पर भी 1 से बड़ा, ये हो सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर आप -4 ही रख दो इसमें, तो देखो क्या आएगा, 16 - 16 + 1, तो 1 मिल रहा है, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर हुआ। अब आप बोलेंगे सी और डी, तो सी भी करेक्ट है, डी भी, पर सी में डी में सी आंसर ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, और एक सेट और है। यस और नो? एक तरह से उसकी रेंज पूछी है। डन? ये क्लियर है बात? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक? मैंने आपको बोला था कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन ऐसा होता है, कल ही आपने जाते जाते पूछा था, जो पीरियोडिक हो सकता है ना। ये 1/x है इसलिए नहीं है, इसमें x इंटू कॉस एक्स है इसलिए नहीं है, और नन का कोई मतलब नहीं है, तो बचा कौन सा? ए। एल्जेब्रिक फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन एक ही है, जिसमें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है बात। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये बात क्लियर है। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, ये क्यों नहीं है पता है ना आपको? सी, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, जब आप बोलते हो ना कोई चीज है या नहीं है, तो आप इसमें रखो 2π, तो जब 2π प्लस एक्स रखेंगे तो वो इसमें भी होगा और अंदर भी चेंज होगा, तो ये पीरियड, ये तो cos x हो गया, पर आगे क्या बन गया? 2π, तो ये इक्वल टू एफ एक्स थोड़ी मिला है। बात क्लियर है ना? पीरियड के लिए पॉजिटिव नंबर ऐड करने पे सेम रिजल्ट होना चाहिए। डन? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है ही नहीं, तो जो फंक्शन पीरियड नहीं है उसका पीरियड होगा ही नहीं, बस केवल एक ही फंक्शन है पीरियड वाला। ये भी इसलिए नहीं क्योंकि ये 1/, में लिखा है। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखिए। डन। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। f such that real tends to real, fx equal to x square plus 1, then the value of f inverse 17 and f inverse minus 3। तो f inverse पूछा है, तो y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, या y माइनस 1 इक्वल टू, तो x इक्वल टू रूट, इसी को आप f इनवर्स y बोलते हो क्यों। अब मैं बोलूं f इनवर्स 17, तो 17 माइनस 1 16, तो 4 मिला, ट्रू है। अब आपसे बोला f इनवर्स माइनस 3, तो माइनस 3 नॉट डिफाइंड हो गया, क्यों बेटा, नॉट डिफाइंड है, तो नल मिलेगा। तो आपसे बोला रिस्पेक्टिवली आर, कहां से, प्लस माइनस तो ले ही नहीं सकते ना, पर रियल टेंस टू, हाँ सबसे पहले तो मुद्दा ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा आपने, शाबाश। आर टेंस टू आर दिया है, तो 1 1 ऑन टू ही नहीं है, तो ये दोनों ही गलत है। नहीं समझे, अरे कल ही तो आप इसके आंसर में मत जाओ ना भाई, शीट में टाइपिंग गलत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप ये बताइए एफ क्या लिखा है, कल इतनी मेहनत करी है, उस मेहनत को आज आप खत्म कर रहे हो, आर टेंस टू आर। आप बताइए, आप अपने आप बोलिए 4 पर कितना, 17, और माइनस 4 पर कितना, अरे भैया 4 पर 17, माइनस 4 पर भी 17, तो आप इसे बोलना एफ इनवर्स 17 इक्वल टू 4, जब मैपिंग 1 1 है ही नहीं तो कैसे हो जाएगा, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज देयर रोल कैसे हो जाएंगे, एक इनपुट दो आउटपुट से कैसे जुड़ जाएगा, 17 दो आउटपुट से जोड़ रहे हो आप, 4 और माइनस 4 से, गलत है। इसका ओवरऑल आंसर केवल एम्प्टी सेट होना चाहिए था। आप मत जाइए ना, यही तो कमांड होना चाहिए आपको, आप क्वेश्चन 100% गलत कर पाओ। मैपिंग है, मैपिंग में मैंने कल आपको कितनी देर तक बोलता रहा, यहां की है, की को देखो, आ गई बात समझ में, तो बिल्कुल सही। आप लोगों ने देखो कितने मजे से लगाया, 417 ये -4, फट सही आंसर दिया। नहीं हो, छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन को, ये कमांड होता है। देखो आपको ये अंदर अपने कमांड लाना है कि नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं श्योर हूं कि इसका आंसर ये नहीं होगा। पेपर में कोई आंसर की तो होगी नहीं आपके पास, तो यहां पर ये क्योंकि 1 1 ऑन 2 नहीं था, ये 1 1 ऑन 2 नहीं था, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लॉजिक से भी समझ में आ रहा है। देखिए ना, आप अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि 4 और -4 पे कितना मिल रहा है, 17, बिल्कुल ठीक है। पर अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि फंक्शन में एक एलिमेंट दो से नहीं जुड़ते। ऐसे इनवर्स छोड़ दो, मैं पूछूं ये क्या फंक्शन का एग्जांपल हो सकता है क्या, बताइए हो सकता है क्या। इनवर्स फंक्शन और फंक्शन एक ही बात है एक्चुअल में, फंक्शन नाम है उसका इनवर्स, क्योंकि एंटी लॉग लेने से, एंटी से बना, पर है तो वो भी फंक्शन ना। तो फंक्शन में ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा हो रहा तो आप बेशक लगा दीजिए नन ऑफ दीज डज नॉट एग्जिस्ट, ज्यादा अच्छा। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ कि -3 रखा आपने यहां, आपको मिल रहा है 10, अब आपको 10 नहीं दिख रहा, अब उसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, वहां अंडर रूट का कंसेप्ट चला लिया, तो ये दिया ऐसे था कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये फंक्शन
मैनी वन इंटू है, इंटू है, देखिए ना, आप समझिए ये जीरो लिखा है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी रेंज क्या होती, तो इसकी रेंज, ये जब जीरो होता तो वन होता, तो इसकी रेंज होती वन टू इनफाइनाइट, जबकि कोडोमेन दिए रियल, तो इनटू हो गया, और दो इनपुट एक आउटपुट से जुड़ रहा है तो मैनी वन हो गया। तो मैनी वन इनटू मैपिंग है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर और नॉट? कल ही देखिए आपके साथ मेहनत की, आज इस पे क्वेश्चन आ गया, आपने बोला इसलिए शीट दे दी। ये क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ इज एनी फंक्शन देन 1/2 fx plus f inverse f minus x is always even। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया। कोई भी एक फंक्शन मान लो एफ एक्स, कोई भी, जो मर्जी, इवन ऑड कैसा भी मान लो, इसमें लिखा ना इफ एफ इज एनी फंक्शन, एनी मतलब एनी फंक्शन मान लो, आपने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो नाइदर इवन है नॉर ऑड है ना। अब आपने इसमें माइनस रखा, बोलो, अब दोनों को ऐड किया, बोलो ऐड किया तो ये कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी 2 को चाहो तो यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तो भी चलता। अब बताओ ये जो रिजल्ट फंक्शन है, ये रिजल्ट फंक्शन, ये अपने आप में कैसा फंक्शन है? इवन। आप प्योरली ऑड फंक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऑड फंक्शन ले ले, मान लो आपने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, बताओ एफ माइनस एक्स क्या होगा? दोनों को जोड़ो, जीरो इवन फंक्शन का एग्जांपल होता है। यस और नो? यानी कोई भी फंक्शन में अगर आप माइनस एक्स कर दें तो उसका रिजल्टेंट हमेशा इवन होगा, और सब्ट्रैक्शन हमेशा, सब्ट्रैक्शन होगा तो ऑड हो जाएगा, माइनस हो रहा होता तो ऑड हो जाता। होता कि नहीं? ये हमेशा ट्रू नहीं होता, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए कॉस एक्स दिया है, ठीक है, बताओ एफ माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। जोड़ने पर तो इवन ही मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो मिल गया, जीरो ऑड फंक्शन नहीं होता, तो ये रिजल्ट प्लस पर मिलेगा। कभी कोई चीज है ना, याद रखने की जगह उस पे उसी समय 4-5 एग्जाम्पल बनाओ, खुद से बनाओ, आप ज्यादा लंबा समय तक उस चीज को याद रख पाओगे। डन? राइट? देखिए अब इसको सभी को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पर एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया पहले बताइए? कॉस पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटू एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। तो पाई बाई टू पे पूछा है, पाई बाई टू पे तो बाद में कर लेंगे हम, पहले तो ये बताओ पाई होता है कितना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? पाई स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर 1.96 होता है, तो 10.96 होगा ये। देखिए करिए, 9 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, 9 पॉइंट समथिंग ही हो रहा है, चेक कर लो एक बार, हो सकता है आप सही हो। 9 पॉइंट 9 पॉइंट, ठीक है, 9 पॉइंट
9.85, ठीक है। अगर 9.85 है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि 9.85 से मतलब ये हो गया कि समथिंग मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं लिख रहा हूंगा तो मैं लिखूंगा कॉस कॉस 9x, पर यहां पे क्या लिखूंगा, कॉस 10x, क्योंकि वहां निगेटिव है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.85 पूछा जाता है तो 9 है, और माइनस 9.85 पूछा जाता है तो माइनस 10 है, ठीक है। अब इसमें आपको रखना है, मान लो अभी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये देखना है। सबसे पहले ये 9 है और ये 10 है। अगर पाई रखा होगा, पाई या ये वाला, ठीक है, ये हो सकता आंसर, क्योंकि कॉस में आपको पता है कॉस एन पाई जो होता है वो -1 का पावर एन होता है। मतलब ऑड नंबर हो तो -1 और इवन नंबर हो तो +1। अच्छा, कॉस माइनस थीटा ही होता है, इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां कॉस 9 पाई है तो -1, और कॉस 10 पाई है +1, तो नेट रिजल्ट 0। आप देखो मैं बाकी सब में नहीं उलझा, पहले मैंने ऑप्शन पे ध्यान दिया, एकदम ए से स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा देखा फिर उसका चालू। क्लियर और नॉट? हरिओम 10 समथिंग नहीं बोल सकते। मनीष 10.96 नहीं होगा। 9.85 बिल्कुल सही निकाला बच्चों ने, 9.86। हाँ ठीक है, 9.8586 मतलब 9.86 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10 पॉइंट नहीं होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। पहले तो आपको केवल इस पाई को निकालना था, पाई का स्क्वायर करा और ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया। याद रखिए 9.85 से पॉजिटिव में 9, नेगेटिव में -10 मिला, ये लिख दिया। अब यहां मिला था -10, पर कॉस के साथ क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए आपने बिना देर किए उसको प्लस ही लिख दिया। तो ये हो गया cos 9x प्लस cos 10x, और फिर ये पाई रख के देख लिया आपने। डायरेक्ट रख दें, रख दो ना डायरेक्ट। हाँ रख दीजिए। क्या? अब सुनिए, अब यहां पर मैं आपको डायरेक्ट का एक लॉजिक बता सकता हूं, ट्रिक बता सकता हूं कि अगर आप डायरेक्ट रखते तो आप लिखते cos पाई स्क्वायर इंटू पाई, cos माइनस थीटा तो cos ही हो जाता, प्लस आप लिखते cos स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इंटू पाई लिखते। अब एक लॉजिक से समझिए, इससे कोई इंटीजर ही मिलेगा, इससे भी कोई इंटीजर मिलेगा, पर इसके और इसके इंटीजर में डिफरेंस होगा, क्योंकि समथिंग है तो निगेटिव में उधर चला जाएगा, तो ये एक इवन होगा और एक ऑड होगा, तो एक +1 मिलेगा और एक -1 मिलेगा, नेट आंसर 0। फिर लॉजिकली आपको इतना सोचना आना चाहिए, बस आप इतना सोचोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आपके दिमाग चलना चाहिए, आप डायरेक्ट रख सकते थे। बात समझ में आई? भाई जो भी आता, एक बात बताओ मुझे, चलो 9.85 आया, मैं तो बोलता हूं मान लो 6.7 आता, तो इस पे 6 मिलता है, उस पे -7, एक इवन और एक ऑड, और इवन और ऑड पे कॉस प्लस और माइनस होता है, नेट रिजल्ट 0। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, करना तो आप ही को है। धीरे धीरे कंसेप्ट जितने क्लियर होते जाए उतनी स्पीड आप खुद अपनी बढ़ाते चलो, ठीक है ना। अरे cos 9 पाई 0 नहीं होता है, cos 9 पाई -1 होता है, cos 10 पाई +1 होता है, उन दोनों का समेशन मिलके 0 हुआ है। जब यहां पर पाई रखा, ये एक और दिक्कत है, हम कई चीजें उल्टी समझ रहे होते हैं। ये ऐसा है, ये रिजल्ट -1, ये रिजल्ट +1। डन। चलिए अब देखिए, आपको बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक इन रियल नंबर। log x पीरियोडिक नहीं होता है, e पावर x नहीं होता है, ये होता है x माइनस ग्रेटर, ये नहीं होता। अब प्लस क्यों नहीं होता, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, बता देता हूं क्यों नहीं होता। हाँ आपने रखा 5.5, बोलो कितना मिला, 5 + 5.5, हाँ
10.5, पर जब आप 6.5 रखोगे तो 11.5 मिलता है। ये रिजल्ट अलग है, ये अलग। पर आप इसमें 5.5 रखो, 6.5 रखो, 7.5 रखो, 8.5, रिजल्ट एक ही मिलेगा, वो है 1। ठीक है, तो केवल पीरियोडिक में यही एक फंक्शन ऐसा जो पीरियोडिक है। क्या तो हो जाता, माइनस ही तो होता है। पर दोनों कैसे होते? दोनों होते तो सी एक और आंसर होता है इसके नीचे, ए एंड बी बोथ। ठीक है, डन। क्लियर है बात? लॉग फंक्शन क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कोई नंबर, देखिए पीरियड की डेफिनेशन एक ही है, कोई नंबर जोड़ने पर फंक्शन वापस एफ एक्स मिल जाए, जो लिया था वही की वही मिल जाए, ये जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बाई मैपिंग का ही क्वेश्चन है। मैंने कल जब आपने मांगा था TWPT तो मुझे ऐसा ध्यान था कि अगले पेपर में कुछ क्वेश्चन है, इसलिए दे दी थी आपको। ये करिए, द फंक्शन एफ। पहले तो ये देखिए, ध्यान दीजिए किससे किसका सेटिंग है, नेचुरल से नेचुरल की। अब एक चीज बताइए, नेचुरल का पहला नंबर होगा क्या? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहां पर भी नेचुरल का पहला नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब बताओ 1 किससे? 3 से, 2 7 से, 1 1 5 से, सॉरी 1 5 से। तो ऐसे बीच के कई नंबरों के लिए मैपिंग नहीं है, प्री इमेज नहीं है, तो इनटू हुआ और एक ही से जुड़ेगा, तो 1 1 हुआ, तो 1 1 इनटू, तो 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, केवल इंजेक्टिव भी चलेगा वर्ड। क्या नॉन सब्जेक्टिव बोल सकते हैं? क्या दिया आंसर मैंने? इंजेक्टिव है ना, बेसिकली इंजेक्टिव लगाओ। इंजेक्टिव लगाएंगे। नॉन सब्जेक्टिव फंक्शन नॉन इंजेक्टिव भी हो सकता है ना। नॉन सब्जेक्टिव पता है, पर नॉन इंजेक्टिव भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है वो। उस पे जाके मत जाओ, जो है वो जाओ। और बेसिकली आप इसको याद रखिए, 1 1 इंटू होगा, पर 1 1 इंटू नहीं है, तो 1 1 का जो नाम है वो भी कई बार लिया जाता है। ये इस तरह के ऑप्शन आए हुए हैं एग्जाम में, ये देते ही मैंने दिए इसलिए थे कि बच्चे ध्यान रखें, पेपर में ऐसा नहीं हो कि नन लगा दें आप, नन नहीं लगेगा। क्लियर है बात? नॉन सब्जेक्टिव नहीं लगा सकते। नॉन सब्जेक्टिव क्यों नहीं लगा सकते, समझिए। सब्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू। ये बताइए, अगर ऐसा लिखा है 1 1 इंटू और लिखा है मैनी 1 ऑन टू, ठीक है, 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू और मैनी 1 इंटू, बताइए मैनी 1 इंटू को भी तो आप क्या बोलोगे? नॉन सब्जेक्टिव। समझना लॉजिक क्यों नहीं, इसको क्या बोलोगे? मैनी 1 इंटू नॉन सब्जेक्टिव है, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। नॉन नॉन इंजेक्टिव सॉरी नॉन सब्जेक्टिव बोलोगे ना, पर क्या ये मैनी है? नहीं है, इसलिए नॉन सब्जेक्टिव नहीं लगा सकते, समझिए, क्योंकि ये 1 1 है। ऐसे कंफ्यूज अपने आप को करोगे तो परेशान हो जाओगे फिर। ये भी लगा सकते, लगाने में कुछ दिक्कत नहीं, आपको फ्रीडम होती है। पेपर में ऐसा रूल नहीं है कि आपका मन कर रहा है बी पे और वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, आप बी लगा ही नहीं सकते,
हम आपको बी नहीं लगाने देंगे, बी लगाना है तो आधे घंटे रुकना, ऐसा थोड़ी है, आपकी मर्जी है, लगा दो आपको जो लगाना है, पर क्यों नहीं होगा वो पता होना चाहिए। फिर वही बात, ये नहीं होता तो मैं पेपर देने ही नहीं गया होता, तो ये क्वेश्चन ही नहीं मिलता। नहीं नहीं, नॉन सब्जेक्टिव नहीं लगाना है। नॉन सब्जेक्टिव से मैं आपको बताता रहा हूं, रीजन समझिए। देखिए नॉन सब्जेक्टिव का मतलब होता है, ये पहले समझिए, ये 1 इंटू और मैनी 1 इंटू, इन दोनों को ही नॉन सब्जेक्टिव बोला जाता है। और आपको यहां बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, 1 ही है, इसलिए ये दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नॉन सब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे। आप ऐसे उसमें नहीं जाओगे, बहुत अच्छे से कंक्लूजन देना पड़ता है कि क्या रीजन है वो। नेक्स्ट, ऑटो फोकस चेक, ये ऑटो फोकस हो रहा है, ये सेटिंग कुछ बिगड़ गई, ये चेक करो। यस, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई। ये ट्रू है नहीं है ये बोला गया है, ठीक है। वाई बिलोंग टू रियल नंबर। अब इसको मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, मैं इसको ऐसे सोचूंगा कि एक्स रियल है, तो एक्स को कोई नंबर मान लिया आपने, मान लो 3.5। वाई भी रियल लिखा है, वाई को भी आपने मान लिया 3.5। अब मैंने एक्स प्लस वाई किया बेटा, तो 3.5 प्लस 3.5 दिस इज 7.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 हुआ। आज 7 होगा, सॉरी जल्दी में गलती कर दी, 7 मिल गया। पर ये जब मैं अलग अलग रख रहा हूं तो 3 और 3.5 से 6 मिल रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं बताऊं आपको सच्चा सही लॉजिक, ज्यादा मेथड है वो, तो आप दो वैल्यू से करो कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो पहली चीज ये खत्म, यस और नो। अच्छा, दूसरा है वाई बिलोंग टू इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर। अब हम यहां पर इसी एग्जांपल को ले लें कि x है भाई 3.5, y है मान लो 3, इंटीजर ही लेना है, कोई भी इंटीजर दिमाग में लाओ। इन दोनों को ऐड किया तो 6, और उन दोनों को वहां रखा तो भी 6। फिर भी मन में बहम है कि नहीं अपन गलत हो सकते हैं, कुछ और ले लो। मतलब आपने कहा कि सर मैंने x माइनस 4.9 लिया और y लिया 4, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -0.9, हाँ तो -1 मिलेगा, उधर गए तो भी -1 मिलेगा, तो ये आंसर करेक्ट है। यस और नो, डन। यस, कोई कंफ्यूजन? कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन में इससे अच्छा तरीका होता ही नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकल टॉपिक है बहुत। कई जगह पे आप ऑप्शन की हेल्प लेते हो, कई जगह कंसेप्ट की हेल्प लेते हो, ठीक है। ओके, अब सी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं? क्योंकि आपने अभी तो एग्जांपल लिया, 3.5 है क्या, 7/2 है ना। क्यू मतलब होता है रैशनल नंबर, 7/2 क्या है, आपने इसको रैशनल पे वेरीफाई किया था, तो रैशनल पे जब वेरीफाई ऑलरेडी कर चुके हो तो ये बात खत्म हो गई, ठीक है। अब डी क्यों नहीं? क्योंकि डी ये बोलता है कि आप रियल से रैशनल हटा दो, तो रियल से रैशनल हटा दो तो ये इररेशनल तो बच ही जाएंगे। नहीं समझे? इनके साथ भी सोचना पड़ेगा आपको, ये लॉजिक है उसका। क्लियर? आप ले लो कोई भी एग्जांपल, आप √2 ले लो एक्स की। अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो इस ऑप्शन में वो ये कहना चाहता है आपसे कि रैशनल नंबर छोड़ दीजिए, तो आप एक इररेशनल नंबर के साथ कंसेप्ट बनाइए,
लिखिए, मान लीजिए y इक्वल टू √2 होता तो ये 1.414 होता। आपको जरूरी थोड़ी x को 3.5 ही मानो, 3.1 भी तो मान सकते हो। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 पॉइंट समथिंग, तो मिला इधर कितना 4, उधर जोड़ो, उधर भी 4 मिला। अभी एक ही क्वेश्चन लिया है, अभी 2-3 और लेने पड़ेंगे। अब इसी चीज को ले लो, 3.9, आपका कंक्लूजन मिल गया। 3.9 प्लस 1 4, 5 पॉइंट समथिंग, कितना मिला 5, इधर रखो 3, इधर रखो 1, 4, खत्म। तो इसलिए ये भी नहीं, ये 3 आंसर रिजेक्ट। यस और नो? राइट मत ढूंढो, रॉन्ग ढूंढो। दूसरी बात, इंटीजर में जैसे एक आ गया तो थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी, कहीं कम कर दी, ऐसे लॉजिक्स लगते हैं भाई। वो तो पूरे के लिए बोल रहा है ना वो, तो इसलिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें मैपिंग के कई सारे क्वेश्चन हैं, तो अच्छे समय पे आपको सही समय ये पेपर मिला है, पढ़ाने के बाद मिला है ना, तो आपको बनना चाहिए था। देखिए, आप पहले तो यहां डिसाइड करें, डोमेन दिए 0 से इनफाइनाइट, यानी डोमेन पॉजिटिव ही है। तो डोमेन पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई शंका है नहीं आपको। अब बात आती है रेंज, 0 रखने पे 0 मिलता है, 1 रखने पे देखो 2/2 1 मिलता है। यहां 2 तक बोल रहा है वो जाएगा, पर 2 कैसे आएगा वही तो सोच रहा हूं, आ ही नहीं सकता। आप इसकी अलग से रेंज बताओ क्या होती। अगर मैं इसको अलग से लिख लूं तो x प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, +1 -1 कर दो। चलो ये छोड़ दो, आप तो y के टर्म में बना लो, y के टर्म में बना लो। तो बोलिए y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2x, इधर आया x या उधर ले गए x कॉमन, तो 2 - y इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y अपॉन, तो इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और यहां 2 लिखा है, और ऑल रियल नंबर होगी, यहां पे ऑल रियल नंबर भी नहीं लिखा, पर चलो कोई बात नहीं, 2 तो नहीं होगी। 2 नहीं होने से क्या हुआ, नॉट ऑन टू, बट 1 बट नॉट ऑन टू, यही आंसर होना चाहिए। एक ही से जुड़ेगा, कारण यहां पर हर इनपुट अलग अलग ले रहे हो, वहां पे भी अलग अलग मिलेगा, रख के देख लो। तो ये 1 इंटू है, 1 इंटू नहीं दिया ऑप्शन में तो नॉट ऑन टू। वैसे भी सरनेम 2 ही होते हैं, या तो इंटू या ऑन टू। नॉट ऑन टू मतलब बचा हुआ क्या अपने आप डिफॉल्ट, इंटू। इंसान में, दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। मान लो आप बोलो ये अच्छा इंसान नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या बोल रहे हो, आप उसकी, मैंने बोला इसकी तारीफ में कुछ बोलो अपने दोस्त की, बस सर इतना ही बोल सकते हो अच्छा इंसान नहीं है, है ना। अब इसमें आपने वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपने नहीं बोला बुरा है, फिर आपसे बोला क्यों बुरा, मैंने ऐसा कब बोला, मैंने बोला ये अच्छा इंसान नहीं है। तो वैसे ही है यहां पर। बी इसलिए नहीं हो सकता, ऑन टू लिखा है, ऑन टू की पहले ही कहानी खत्म हो गई। इसमें भी एंड ऑन टू लिखा है इसलिए खत्म, यहां नायदर लिख दिया इसलिए ये खत्म। तो ये तीनों इसलिए बाय डिफॉल्ट ही खत्म हो रहे हैं, बी सी डी। ओके, क्लियर है? चलिए, अरे जब इसमें 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड कहां हो रहा है, 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 0, 0 आ रहा है, 0 डिफाइंड नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट,
क्या है? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 इज द सेम एज द डिफाइंड बाय, क्या ये? हाँ, इसके साथ ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन दिया इसलिए क्योंकि यहां जीरो नॉट नहीं लिखा। यहां 0/0 रख दोगे तो इनडिटरमिनेट, बाकी सब जगह पे चल जाएगा, 0/0 पे नहीं चलेगा। यहां पर डोमेन में x नॉट इक्वल टू 1 नहीं लिखा, यहां पर ये अलग डिफाइंड है, हमें तो आइडेंटिटी चाहिए। तो क्या आ गया देखो, डी डेली देखो, वो जीरो नहीं है वहां पर। अरे वो लिमिट का कंसेप्ट है, लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन x 1 होता है। यही तो दिमाग चलाना पड़ेगा। अभी आप अगला टॉपिक जब लिमिट पढ़ोगे तो ये वाला टाइप स्पेशली लिमिट में कवर होता है। अगर अभी किसी को बाई चांस समझ में नहीं आया तो ध्यान रखो, पर लॉजिक से समझो। ये क्यों नहीं समझ में आया? इसके साथ तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा। मैंने बोला था ना पहले डोमेन देखनी है, इसमें नॉट इक्वल टू 1, इसलिए दो ये प्योरली कट। अब यहां पे आए, यहां नॉट इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, पर 0 पे क्या बोलना है? वो 0 कैसे आ जाएगा 0 पे? वहां जाओ, लिमिट से करते हैं इसको जब सॉल्व, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो 0 के लेफ्ट और राइट पे चेक करना होता, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो डी इज द राइट आंसर। ये पूरा प्योर लिमिट का कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। एक सिवा किसी को ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, लिमिट के समय क्लियर होगा। कई जगह रेंज में भी आपको जो दिक्कत आ रही है वो लिमिट से क्लियर होगी, आगे बढ़ने पर पीछे के टॉपिक क्लियर होंगे कैलकुलस में, ये याद रखना। चलिए, एफ एक्स इक्वल टू, ये कर चुके हम क्लास में, ये होल क्यूब बनता है। पिछले क्वेश्चन में आनंद कुमार ये पूछा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 लिखा है जो इन फंक्शन के साथ सेम हो, तो ये फंक्शन है, वो पूछा ना एफ एक्स इक्वल टू 1, और इसमें से कौन सा जो है वो 1 दे रहा है रिजल्ट हमेशा, तो ये। चलिए, ये क्लास में कल ही करा था हमने। यस, एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, देन एफ ए प्लस 1 माइनस एफ ए माइनस 1 इक्वल हो जाएगा आपसे। तो ले सकते हो, a प्लस 1 को t भी मान सकते हो, a माइनस 1 को t प्लस 1 कुछ भी। और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना, जैसे मान लो एफ ए प्लस 1 मैं बोलूं तो आप यही बोलते हैं ना, और एफ ए माइनस 1, बस इसको सॉल्व भी तो करना है, इसको सॉल्वर करना है। बाकी ए को आपको 2 3 लेना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप एक ही वैल्यू अगर थोड़ी देर के लिए मान लो 0 ले लो, थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो ये बताओ कितना होगा? f1, f1 कितना? 4 माइनस 1 3, f माइनस 1 बोलना, -4 -1 बोलो, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 8। अब कौन सा ऑप्शन दे रहा है ये देख लो, 8। अब मान लो आपने का ऑप्शन ए है, तो इसको तो आपने बाय डिफॉल्ट 0 माना पहले से। अच्छा, ए और बी मैच कर जाएंगे तो ए की वैल्यू बदल लेना। चलो, ए और बी मैच कर ही गए, तो ये 8 दे रहा है, पहले बताइए, तो या तो ए या बी। अब ए की, ये दो तो खत्म ना, सभी 8 दे रहे हैं, तो ए की वैल्यू बदल लो। पर इतना काय के लिए करना, जो क्वेश्चन मेथड से इतनी जल्दी हो रहा है, बिना बात के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करने लग जाते हैं हम? ए को 2 मान लो, 2 भी ले सकते हो, 2 + 1 3, और ये 1 बचेगा। मतलब आप कई बार ऐसे क्वेश्चन में मुझसे सॉल्व करवाने में 5 मिनट खराब करते हो जो आपको अच्छे से आता है, और मुझसे सुनना चाहते हो आप, सर ए आप बता दो क्या ले, अरे जो मर्जी वो ले लो,
है, बिना बात के ए को मैं बोलूं 4 लो, नहीं नहीं, फिर आप बोलो नहीं 3 लेना अच्छा रहेगा। चलिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट ऑफ एक्स इन प्लस 3 इंटू एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिफाइंड ऑन द सेट एस। अब अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि इस ब्रैकेट में कई लोगों को अगर कंफ्यूजन, ध्यान रखना, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में क्या अंतर है। ये मैंने जब फंक्शन पढ़ाया था तो सेम है। इसका मतलब है एक्स की केवल दो ही वैल्यू है, -3 और इसका मतलब है एक्स की -3 से लेके 0 तक इनफाइनाइट वैल्यू है। तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है। आप देखिए, सबसे पहले बताइए कि अगर मैं इसमें -3 रख दूं तो -3 रखने पर ये 9 -9 प्लस 1 होता है, यानी -3 सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जो -3 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में तो है ही नहीं। अभी इसकी कहानी खत्म कर दो। अब अगर ये करेक्ट आंसर होता तो इसके बाद एक -2 भी आता, कंटिन्यूस ही चलता। अब -2 रखो यहां पर, तो 4 -6 प्लस 1, क्यों? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये भी आंसर खत्म। तो आपकी मजबूरी हो गई डी लगाना। मतलब मैं आपके साथ इस बार ये पक्की बात है कि एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आप मजबूर हो जाओगे, यही लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। बहुत दुखी मन से लगाओ पर लगाओगे यही। अब दूसरी वैल्यू एक्स की 0 रख दो इसमें, तो देखो 0 रखते ही दिख रहा है। अच्छा, यहां पे क्यों नहीं देख रहा हूं बताओ, क्वाड पे क्यों नजर नहीं गई? अरे क्वाड भैया, इसकी डोमेन बहुत बड़ी होती है क्वाड इनवर्स की, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, पढ़ी है ना? कॉट और टेन इनवर्स दिखे तो समझ जाओ कि ये माँ बाप है हमारे, उनका दिल बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दिखे समझ जाओ हमारे दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, जो कि ज्यादा दे ही नहीं सकते हमें, ऐसा याद रखो। ऑटो फोकस का प्रॉब्लम आ रहा है। चलो, अब आज की क्लास के बाद हो जाएगा, आप ध्यान से करवा दीजिएगा। ये डन। चलिए नेक्स्ट। देखिए, ये 3 साइन इनवर्स है और ये साइन इनवर्स 3/5 है। ये 1/3 है और वो 3/5 है। तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा ये पूछा गया, बोलिए। बिल्कुल ले सकते। देखिए, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। 3 साइन इनवर्स 1/3 है। पहले तो इसकी π/2 तक जा सकता है, ये भी मैक्सिमम π/2 तक जा सकता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि π/2 से बड़ा आंसर नहीं होगा, अलग अलग फंक्शन है, ये अलग है वो अलग है। अच्छा ठीक, अगर हम देखें तो साइन इनवर्स 1/3 यानी 0.33 है। अगर साइन इनवर्स जब 1/2 लिखते हैं हम, तो हमें मिलता है 30 डिग्री मिलता है। 1/2 मतलब 0.5, ये 0.5 से कम है, तो ये 30 डिग्री से कम होगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 25 डिग्री या 20 डिग्री है। तो ये 3 भी करोगे तो 60-70 डिग्री के आसपास है। अब वो अकेला बचा, वो 3/5 है। 3/5 मतलब 0.6 हो गया, तो 0.6 थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो बहुत आगे तो नहीं निकलेगा कि बहुत बड़ा हो जाए, तो यही आंसर होना चाहिए। नहीं, सी, π/2 से थोड़ा बड़ा हो सकता है और 2π/3 से छोटा। वो करीब 45-50 डिग्री निकलेगा, तो 7 डिग्री और 40 डिग्री मिलके 100 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा, 2π/3 120 डिग्री से छोटा। बिना मेथड के कर रहे हो तो। आई बात समझ में?
आप लोग है ना थोड़ा सा याद रखा करो, जैसे मैं आपको बताऊं, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, मतलब ये 0.5 है। साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है। 1/√2 का मतलब जानते हो कितना? 0.47। क्या 1 अपॉन करके करते तो देखना एक बार करके। और हाँ 0.5 से बड़ा होगा। हाँ तो पॉइंट, ठीक है। फिर साइन इनवर्स √3/2, ये π/3 होता है, पर √3/2 करो कितना आएगा? 1.73/2, तो लगभग 0.8 है ना, 0.8 के आसपास। तो इससे अप्रोक्सीमेट निकाला करो। अब जैसे ये दिख रहा है कि आपको 0.6 है, क्यों बेटा? 0.6 है 3/, तो ये 0.7 1/√2 यानी 45 डिग्री से तो बड़ा ही होगा। तो 45 से बड़ा मतलब 50 डिग्री मान सकते हैं। अगर मैं इसको छोटे से छोटा 20 डिग्री भी मान लूं, तो 3 इंटू 20 डिग्री करोगे 60, तो भी ओवरऑल 90 से डिग्री से तो बड़ा हो गया ना। तो हमारा 90 से बड़ा हो गया, और बहुत बड़ा थोड़ी होगा कोई। तो 1/2 π/3। बाकी मेथड तो पता ही है ना आपको, 3 साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला लगा के करोगे, परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब इसी को मेथड से करना होता तो आप पहले 3 साइन वर्स एक्स लगाते, 3 साइन वर्स एक्स का फॉर्मूला लगाते नंबर 1। फिर ये कन्वर्ट होता 3x - 4x³ और फिर साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला लगा के आंसर निकलता। या ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं आपको सजेशन दूंगा इसे 10 में कन्वर्ट कर दो, बेस्ट वे, सबसे बेस्ट होता है। 10 के फॉर्म में आंसर देना, हमेशा कंक्लूजन देना आसान होता है। डन, चलिए। तो लॉजिक से करने की कोशिश करोगे, होने लगेंगे जल्दी जल्दी। अब देखो पीरियड ऑफ द फंक्शन 2x, तो 2π/2, तो कितना? पाई। ओके, पीरियड ऑफ द फंक्शन पूछा है तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज द जीरो फंक्शन पूछा है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कौन सा फंक्शन जीरो है, कोई नंबर सोच लो, कोई भी नंबर सोच लो आप। तो जैसे ये वाला, तो इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये तो नहीं है, ये कैंसिल भी हो गया तो एक्स बच जाएगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। बी ऐसा है, बी ये कह रहा है एफ इंटू जी एक्स, तो एफ जी एक्स ये हो सकता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये इधर चेंज आएगा, तो ये पूरा ओवरऑल एक्स माइनस ग्रेटेस्ट। अब ये आपको पता है इसकी रेंज होती है 0 से 1, और 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो यही आंसर है। हाँ सॉरी सॉरी, ये वाला एफ ऑफ जी बोला था ना, सॉरी, समझाया भी मैंने आपको, एफ ऑफ जी था, वो गलती से बोला। याद, आपको याद आ गया? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज निकाली थी आपने, बोलो याद हो तो। ठीक 0 से 1, और इस पे एक और इंटीजर लग जाए ग्रेटेस्ट, तो 0 से 1 के बीच का आउटपुट 0 होता है। एफ ऑफ जी को, एफ ऑफ जी नहीं है वो, एफ इंटू जी है। इसका मतलब है एफ एक्स इंटू जी एक्स, बस। तो एफ एक्स कितना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू ये। अब इसमें मान लो आपने 5.5 रख दिया,
तो ये 0 थोड़ी होगा रिजल्ट। अगर आपने इसमें 5.5 रखा तो ये मिलेगा 5 और ये मिलेगा 0.5, तो ये 2.5 सॉरी 25/10 आ जाएगा। हाँ 2.5, तो ये 0 थोड़ी है रिजल्ट। हमेशा कोई भी इनपुट दो रिजल्ट 0 मिले, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमेशा, ये तीनों ही कट हो गए, आप इसको चेक मत करो, इन तीनों को कर लो, बच्ची मजबूरी है आपकी। मतलब आप इतने मजबूर होना चाहिए इस बार कि अब मुझे यही ऑप्शन लगाना है, अब कुछ और है ही नहीं। मैं गलत करना चाह रहा हूं पर मेरे पास ऑप्शन नहीं बचे गलत करने के, है ना। ये सब आपके अंदर एक्टिविटी आ जाना चाहिए, पर ये अपने अंदर रखना, दूसरे को मत बताने लग जाना। चलिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देन f2x इन टर्म ऑफ fx। पहले f2x निकाल लो और 2x को फिर t लिख दो। पहले बताइए f2x क्या होगा? 2x माइनस 1 अपॉन, ठीक है। अब इसे fx के टर्म में बताना है, तो कैसे बताओगे? आपको x की वैल्यू पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो x इंटू एफ एक्स, वही y के फॉर्म में, प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये x इधर आया, तो एफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस एफ एक्स। तो x की वैल्यू बोलो क्या हो गई? 1 प्लस एफ एक्स अपॉन, बस ये इस x की जगह रख दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हट के पूछ लिया है बस, कुछ नहीं, दिमाग चलाने के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहां पर। आप x की जगह क्या रख दीजिए, वैल्यू लेके भी करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, एक तरीका और हो सकता है, देखो ये f2x है, अगर आपने x की जगह 1 लिया तो बोलो कितना? 0, यानी f1 0 है। यहां पर 1 रखो, तो 1 रखो ना पहले, 1/3, जो ऑप्शन 1/3 दे। तो आप देखो f1 कितना है? 0, यहां 1 रखा, तो 1/3 यही दे रहा है, यही आंसर। डी भी दे रहा है, और कहां दे रहा है? ऑप्शन बी भोपाल भी दे रहा है, ठीक है। तो वैल्यू बदल लेंगे, ये दो नहीं दे रहे हैं ना, ये दो खत्म, वैल्यू बदल लो। अब अभी 1 रखा था, -1 ले लो, -1 नहीं, -1 नहीं ले सकते, 0 ही ले लो चाहो तो एक्स की जगह। देखिए अगर मैं एक्स की जगह 0 लूंगा तो क्या मिलेगा बताइए? f0 लिया -1, अच्छा ये भी -1 ही होना चाहिए 0 पर, तो -1 आ भी रहा है देखो, तो f0 को -1 रखो यहां पर। कौन सा दे रहा है -1 बताओ? ऊपर अगर हम 0 रख दें, बी में देखो तो -3 प्लस 1 अपॉन बोलना, -1 प्लस 3, तो ये कितना बचा? -2/2 -1, यही करेक्ट है, बी है क्या आंसर? ये आ गया बी। वैल्यू लेके करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक। ये रेंज निकालने टाइप का है क्वेश्चन। अब आपको मेथड से करना है, वैल्यू लेके करना है, ये आपके ऊपर है। जल्दी हो जाएगा, ये हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, किसी का मेथड से जल्दी होगा, किसी का वैल्यू से, किसी का दोनों से नहीं।
मतलब किसी का और जल्दी हो जाएगा, हो ही नहीं रहा, खत्म, अगले में आ गए। तो सबसे जल्दी ये है। तो हर बच्चे का जल्दीबाजी का मतलब अलग अलग हो सकता है ना? तो बहुत ध्यान दे के करना है इसको। ओके, तो और मेथड से भी समझ में आएगा ना, लॉजिक कर सकते हो आप बस, ठीक है। चलिए, वैल्यू लेके या मेथड किसी से भी कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक? ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक, पूछे ही पीरियोडिक है, ये तीनों तो है ही नहीं ना, ये तीनों नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है पहले तो, ये पूछा क्या, देन द वैल्यू ऑफ एफ, तो ये तो सिंपल है, एफ एक्स पूछा है, तो एफ एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो चेंज इसमें है वही इसमें है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, तो प्लस टू जिसमें वो करेक्ट है, इसी में है, इनमें से किसी में नहीं है। नहीं समझे, मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायर भी ओपन नहीं किया, ये वन और वन टू हो गए, इसमें टू है, खत्म, इसमें माइनस टू है, प्लस की चीज में माइनस कहां से आ जाएगा, नन ऑफ दीज है, तो पूरा कर लो भाई, ऐसा थोड़ी कि उसमें कोई बहुत देर लग रही है। हाँ ठीक है, हो सकता है भाई, पर ये एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, खत्म, इतना स्क्वायर ओपन कर लेते हो आप। इस बार के पेपर में कई लोगों ने लुटिया डुबाई है, जो क्वेश्चन सबसे इजी थे वो गलत करा है, जो क्वेश्चन सबसे गलत सिंपल थे वही, मतलब वहां डूबे जहां पानी सबसे कम था। ऐसा हुआ है इस बार। अब आप सोचो, जहां पे आप आराम से बैठ सकते थे, बच सकते थे, वहां पे आप मुंह ही डाल दिया, बस इतना ही पानी था कि चेहरा जा सकता, मतलब डूबने के लिए भी तो कम से कम गहराई होना चाहिए। तो इस बार बच्चे वहां डूब गए जहां पे बिल्कुल सबसे कम पानी था, सब सिंपल क्वेश्चन गलत किए। अभी तो ये सब चल रहा है, अभी देखना आप एंड में आपके साथ, अभी इस पूरी ट्रेनिंग को अभी कैसे आगे करके बढ़ाना है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना कर पाओ, एक ही ऑप्शन हो करेक्ट मेथड से करो तो भी एक, हर बार आपसे एक ही आंसर निकलना चाहिए, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि आखिरी दिन तक अपने आप को कभी भी छोड़ना नहीं है, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन ना आप सक्सेसफुल हो ना फेलियर हो। फेलियर इंसान वो होता है, फेलियर का कोई मतलब ही नहीं। एक बात याद रखिए, सिंपल सा एक लॉजिक है, आपको ए पॉइंट पे आप खड़े हो, बी तक जाना है, यहां पर हो सकता है 1 लाख लोग खड़े हो, 2 लाख खड़े हो, कुछ लोग धीरे धीरे चल के ड्रॉप होते जाते, यहां तक पहुंचे मान लो 5,000 लोग, ये 5,000 लोग विनर लूजर कहलाएंगे, ये तो कुछ नहीं कहलाएंगे, ये फिर अगला रास्ता पकड़ेंगे, पर अब थोड़ा कम वाला पकड़ेंगे। आप देख लीजिएगा कभी भी, एक आप सर्च करिए या सर्वे करिए, कुछ लोग जो मेहनत करने से डरते हैं वो कोई भी कोर्स उठाते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर अगले कोर्स में चले जाते हैं, फिर कुछ दिन पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये कुछ दिन पढ़ा, ठीक है, फिर कुछ दिन पढ़ा, मैं अभी आपको एक मैसेज दिखाता हूं, ऐसे एक नहीं कई मैसेज है, पर अभी एक मैसेज आपको मैं इस पर लेके दिखाऊंगा, ठीक है, आप जरा उसको पढ़िएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं। सर मुझे यूपीएससी देना है, ठीक है, पर मुझे बताइए मैं बीए करूं या बीसीए, तो मैंने कहा बीए कर लो, फिर उसका मैसेज का रिप्लाई, सर बीए की जगह बीसीए कर लूं तो अच्छा रहेगा, एक निमसेट का ऑप्शन रहेगा बैकअप, मैंने लिख दिया बीसीए कर लो। सर पर बीसीए करेंगे तो थोड़ा पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आएगा इसकी, यूपीएससी की, ये कोई दूर का नहीं है, मैं आपको अभी इस पे लेके पूरा पढ़ाऊंगा, आप पढ़ के, और ऐसा नहीं होता मैं जवाब नहीं देता, जवाब दिए, अभी तक भी वो कंफ्यूजन की कंडीशन में पड़े हुए हैं ना। तो ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, पर एंड तक कोई नहीं जाता। मैं ये बोलता हूं कि ना कोई एमसीए बुरा है, ना यूपीएससी बुरा है, ना बैंकिंग, कोई सेक्टर बुरा नहीं है, बस जो सेक्टर आपने चुना है आप उसे एंड तक ना छोड़े, ये होना चाहिए। तो आज ये 31 दिसंबर है,
ये मैं आपको इसलिए मैसेज दे रहा हूं कि आप अपने जीवन का जो डिसीजन ले रहे हैं वो ले ले, किसी भी कंडीशन में आप फेलियर नहीं होंगे अगर आपने कोई एक राह पकड़ ली तो। बस एक सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल करियर आपको जीवन में बहुत सक्सेस दिलाएगा। कुछ लोग आप देखना प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं, पर वो थोड़ा सा क्रिकेट भी खेलते हैं, थोड़ा बैडमिंटन भी खेलते हैं, थोड़ा बास्केटबॉल भी खेलते हैं, हर गेम खेलते हैं, पर वो हर गेम खेलते हैं इसीलिए इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। कोई एक ही गेम में अपना जीवन दे दे तो पॉसिबिलिटी है। वही चीज हर जगह अप्लाई होती है। मान लो आपको पॉलिटिशियन बनना है, नेता बनना है बहुत बड़ा, तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? बहुत छोटे लेवल पे होती है। हाँ, कॉलेज लेवल तो बहुत आगे पहुंच गए आप, बहुत छोटे लेवल पे होती है। मतलब आप अपने गली में, पहले तो आपको गली की सफाई करवाने की आदत होना चाहिए, है ना। नगर निगम के इलेक्शन जीत तो पहले नालियां बनवा, मतलब छोटे छोटे कामों से बढ़ते बढ़ते आप पहुंचोगे। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच सकते आप, पर स्टार्टिंग पर वो एक ही, कुछ लोग आप देखना पकड़ लेते हैं, वो फिर छोड़ते नहीं है। तो वो एक राह पकड़नी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कि स्टार्ट तो बड़े जोश से करते हैं पर थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं, और जिसने एक बार जीवन में छोड़ा वो फिर छोड़ता रहता है। जैसे मान लो आपने रास्ता लिया कि मुझे एमसीए करना है, 6 महीने बाद आपको 10 लोगों ने आके बता दिया कि यार एमसीए मत करना, हमारे घर में तुम जहां हमारे एरिया में स्टोन फेंकोगे बी और एमसीए वाला मिलेगा घर में बैठा हुआ। बिल्कुल सही बात है, हर घर में बी वाले और एमसीए वाले बैठे हुए हैं, पर किस घर में फेंक रहे हो स्टोन ये तो पता कर लो आप पहले, तो वो काम समझाएगा। फिर आप सोचोगे एक काम करता हूं, ये छोड़ के बैंकिंग आता हूं। बैंकिंग में कुछ देर मेहनत की, फिर लगा यार जनरल अवेयरनेस पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, बैंकिंग नहीं, कोई और सेक्टर लेते हैं। फिर ऐसे चलता जाता और कभी अंत नहीं होता। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि आप नए साल में कुछ भी ऐसे नए प्रण मत लो कि 1 तारीख से मुझे ये करना है। एक ही संकल्प होना चाहिए कि मैं जो रास्ता मैंने पकड़ा है अब इस रास्ते के एंड तक जाना है मुझे, और मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप सब लोग सौरभ सर को जानते हो। मैं आपको बता दूं कि एमसीए एग्जाम के पहले उन्होंने मुझसे, मैं पहले बहुत पूछते थे क्या रैंक आएगी, बाद में पूछना छोड़ दिया क्योंकि उनकी नॉलेज लेवल बढ़ गई थी। रैंक आई, उसके अगले साल से पढ़ाने लगे। मुझसे एक बार ये क्वेश्चन किया कि सर मैं पढ़ा तो रही हूं, मैं इसी को करियर बनाऊंगा, क्या करूं? मैंने कहा 2 गलती नहीं करना, पहले तो एमसीए बीच में नहीं छोड़ना और दूसरा जॉब भी लेना है। पूरा एमसीए किया, जॉब मिला कंपनी में, फिर उन्होंने छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ इसका? अब उसका फायदा यह हुआ कि वो अब किसी से भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप एमसीए करके भले ही छोड़ दो, कुछ और करने लगो, पर आपने एमसीए इसलिए नहीं छोड़ा कि आप डर गए, तो वो डर वाली बात नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। आप अगर बोलते हो कि साइकिल पे घूमना सबसे अच्छा है, कार में नहीं घूमना चाहिए, तो उसका एक रूल है, पहले घर में कार खड़ी करो अच्छी और फिर साइकिल पे घूमो। जब ये एग्जाम्पल दोगे तो लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपकी बात कंसीडर करेंगे। तो वो जो सौरभ सर ने किया वो अकेले नहीं है, ऐसे मेरे और भी कई स्टूडेंट हैं, पर मैंने उनको एक ही बात बोली थी, अपन ये बात जब करेंगे जब पूरी जॉब लग जाए। उनकी जॉब भी लगी, मैंने से टॉप भी किया, सब कुछ हुआ, और फर्स्ट ईयर से मेरे साथ पढ़ाना चालू कर दिया था। ये भी डिसाइड था पढ़ाना है, पर क्या होता है कुछ चीजें आपके पास होने के बाद जब आप छोड़ते हो तो आपकी विल पावर अलग काम करती है, आपको टेंशन नहीं होती। आप एक बार कुछ अचीव कर लेते हो तो आप जीवन में कुछ भी अचीव करने से डरते नहीं हो। इसलिए इस बात को दिमाग में रख के पढ़ाई करना चाहिए। तो पहले जो रास्ता पकड़ा है उस रास्ते को अब नहीं छोड़ना है, वो एक कोई भी हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे कई सारे स्टूडेंट आज अच्छे सिंगर हैं, कुछ अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे लेवल पे डांस सिखा रहे हैं। तो जब वो मुझे मिले तो उन्होंने यही कहा मेरा ये टैलेंट है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप अपने टैलेंट को पहचानो, पर अगर आपने ये राह पकड़ी तो इसको बीच में मत तोड़ो। और पढ़ाई के थ्रू आगे बढ़ना सबसे इजी है। सबसे लीस्ट कंपटीशन कहीं है तो वो एजुकेशन में, और सबसे हाईएस्ट कंपटीशन है तो कोई कंपटीशन, मतलब आप प्लेयर बनना चाहते हो, सिंगर, डांसर, बहुत कंपटीशन है। सबसे लीस्ट कंपटीशन है, थोड़ी मेहनत करोगे पढ़ाई से रिजल्ट भी मिलेगा, आगे जॉब भी मिलेगी, आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो एक रास्ता रखना ही है कि पढ़ाई नहीं छोड़ना, साथ में अपनी हॉबीज जो भी आप डेवलप करो, पर ये कंफ्यूज मत हो। हर 15 2 महीने में 2 महीने में कंफ्यूज मत हो। नहीं बन रहा कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, पर ये टॉपिक जब तक नहीं बनेगा पढ़ेंगे, और समझ समझ के पढ़ेंगे, पर बीच में नहीं छोड़ेंगे। बार बार ये क्वेश्चन नहीं बोलना अपने आप से कि नहीं बन रहा है। तो 31 दिसंबर में एक ही मैसेज अपने आप में लो कि मैं अब जीवन में जो भी डिसीजन लूं या जो काम करने का सोचूं उसे पूरा करके ही छोड़ूं, अधूरा नहीं छोड़ना है। अधूरे कौन से काम छोड़ने हैं? दोस्तों से मिलना, मोबाइल पे बात करना। आप ये मत सोचना इसका मिसयूज
कि सर ने बोला पूरा काम करके ही छोड़ना, तो अपन पूरे दोस्तों से मिल लें, पूरा मैसेज कर दें, व्हाट्सएप फेसबुक इस पे पूरा काम कर दें, ये नहीं। क्या चीज करनी है और क्या नहीं, ये भी क्लियर होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जो कि इस फॉर्म में हो, एक्स पावर एन में, और रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। ये पी बाय क्यू है, ये नहीं है। ये बाय 3 है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 2/3 है। एक्स स्क्वायर एक्स 4 ये नहीं है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में, ये रूट के अंदर है, इसलिए नहीं है। वैसे वहां एक्स स्क्वायर गलत लिखा है, पर वो रूट के अंदर है, ठीक है, केवल एक्स लिखा होना था वहां पे, वो गलती से 2 टाइप है, बता रहा हूं। तो आज के दिन बड़े बड़े संकल्प लेने की कोई कोशिश नहीं करना है। संकल्प पहले ही ले चुके हो, उस पर बस आपको क्या करना है, एक्शन और फोकस। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल? अब देखो रैशनल पूछा है, यानी पी बाय क्यू की फॉर्म पूछी है, पर पी बाय क्यू की फॉर्म में भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। अंडर रूट रेडिकल साइन को बताता है, ये नहीं है। ये भी रेडिकल साइन है, ये भी नहीं है। ये भी रेडिकल साइन है, ये भी नहीं है। तो बचा सी। रेडिकल साइन मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, 2/3, 5/4, ये सब रेडिकल साइन के फंक्शन है। ठीक, सी क्यों समझ में आ गया? क्योंकि सी में अपॉन है और इसमें अंडर रूट है, इसलिए अभी रैशनल फंक्शन पूछा तो ये रैशनल का एग्जांपल है, ये रैशनल का नहीं है। रैशनल फंक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी। चलिए अच्छा है पेपर है ये, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू 1 + x अपॉन 1 - x, देन एफ एक्स इंटू एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + fx का होल स्क्वायर। पूछा क्या है? अच्छा इसकी वैल्यू पूछो, वैल्यू से निकाल लो। एफ की जगह क्या रख दो, 1 रख दे, 1 तो रख नहीं सकते, -1 रख दे तो 0 हो जाएगा। माइनस सुनो, -1 रखा तो 0, -1 रखा तो 0 अपॉन 2, तो 0 और एफ 0 कितना हो गया, 0। तो फिर 0 मत लो, कोई और वैल्यू ले लो, डायरेक्ट रख दो ना। एफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 + x अपॉन 1 - x का और इसका सॉल्व कर लीजिएगा। 0 नहीं आएगा, बिल्कुल सही। रेशो है ना, तो रेशो में 0 नहीं आएगा, और 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेम रेशो नहीं है। सेम कहां है? तो 1/2 के चांस ज्यादा है या नन है। यस डन। जीरो इसलिए नहीं बेटा, ये 1 + समथिंग है, इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे 0 नहीं होगा। और आप x की जगह भाई 1 तो रख नहीं सकते। अच्छा +- 1 भी नहीं रख सकते, देखो यहाँ स्क्वायर हो रहा है,
+1 और -1 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, वो ठीक है, पर पहले समझ में आ गया +-1 भी नहीं रख सकते, जो मैं -1 रख रहा था वो गलत था, क्योंकि यहां पर +-1 नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, सिमेट्रिक का मतलब होता है इमेज। x की पावर 4 + 15, देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y = fx इज सिमेट्रिक अबाउट। x की पावर 4 + 15 है, तो y एक्सिस के अबाउट होगा। कैसे? सुनिए, x की वैल्यू 0 रखो, √15 यहां कहीं आ गया 4 पॉइंट समथिंग पे। अब 1 रखो 4, ये ऐसा, और -1 रखो 4, इसकी इमेज बनती जाएगी, क्योंकि सेम 2 रखोगे तो सेम, और -2 पे भी सेम, तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनेगी। तो कहां है y एक्सिस? यस, डन डन। fx equal to x minus 1 upon x plus 1, then f(ax) in term of fx। उसी तरह का कर लेना ट्राई। f(ax) पहले क्या है देखो, ax minus 1 अपॉन, और यहां से x की वैल्यू fx के टर्म में निकाल के रख दो, या वैल्यू ले लो कोई। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन में बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। सुनिए, पहले आंसर समझ लीजिए। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता वो बता रहा हूं। जैसे y = x² लिखाओ, ठीक है, y² मान लो x लिखा, इसका कर्व ऐसा बनता है पैराबोलिक, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे, इक्वल एरिया बनाए। जैसे अगर मैं कोई कर्व, तो ये जब होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब, जैसे एक पैराबोला ले हम, x² = y, ये ऐसा बनता है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओरिजिन के अबाउट भी होता है, जैसे मैं मान लो बोलूं आपसे y = x³, y = x³, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, ओरिजिन मिरर का काम करता है। बताओ 1 रखने पे कितना? 1, -1 पे 2 पर, और 2 पर 8, और -2 पर, यानी प्लस पर प्लस, माइनस पे माइनस। तो जितना ये ऊपर ऐसा बनता है उतना ही सेम, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। अगर आप -1 यहां रखोगे और +1 रखोगे, सेम इमेज आएगी। ओरिजिन इसके लिए मिरर का काम करता है, ठीक। और y = x लाइन के लिए मैंने बताया था इनवर्स फंक्शन होता है, तो इनवर्स फंक्शन होता तो अपन सोचते यहां पे, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान दें, तो जब आप इनपुट रखना चालू करेंगे इस क्वेश्चन में, कई लोगों को लगेगा लाइन होगी, पर लाइन नहीं होगी। अब जब आप इनपुट रखोगे, आपने ठीक 0 रखा तो √15 मिला, 1 रखा तो 4 मिला, है ना। ऐसे ही 2 रखा तो 216 + √31 मिला, और यही चीज माइनस में मिलती जाएगी। तो ये y एक्सिस का मिरर बनेगा एक तरह से, ये है लॉजिक। अंडर रूट फंक्शन है ना। वैसे भी केवल √x होता, √x², तो सिमेट्रिक अबाउट x y एक्सिस होता है। अगर √x होता तो कैसा बनता ग्राफ बताओ? ये बनता। √-x होता तो ये, तो अंडर फंक्शन y एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक होता है। स्क्वायर होने पर एक साथ हो गया, प्लस पर प्लस जाएगा, माइनस पर भी प्लस जाएगा, आउटपुट प्लस होगा। x निगेटिव रखोगे, आउटपुट y पॉजिटिव होगा। पीछे समझ में आ रहा है सभी को?
ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है यहां पर, ये तीनों आंसर बाकी नहीं होंगे। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है 24, देखिए क्या है। एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस वन, राइट। अब आप यहां से केवल x की वैल्यू निकाल के लाओगे और fx की वैल्यू यहां रख दोगे बस। अब x की वैल्यू क्या बताओ, x एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू, इधर आए तो x कॉमन लिया तो बोलो एफ एक्स माइनस वन इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, x इक्वल टू हो गया एफ एक्स प्लस वन अपॉन, बस ये वैल्यू यहां रख के और सॉल्व कर लेना है। नीचे पूरा प्लस का आएगा, ऊपर देखो नीचे पूरा प्लस का आएगा क्योंकि प्लस है, माइनस भी हो सकता है, अच्छा उसके साथ है वो, कर लेंगे आप। क्या आंसर है? और अगर वैल्यू लेके करनी है तो आप कोई वैल्यू कंसीडर कर लो, इसके बाद कर लो कंसीडर। जैसे मान लो आपने कहा कि 2 ले लिया, 3 ले लिया, मान लो 3 लिया होता तो कितना, हाँ 2/4, 1/2, ठीक है। अब यहां x के लिए 3 रखो पहले, हाँ तो 3a बोलना, 3a माइनस 1/3a प्लस 1। अब f3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2। अब ये ऑप्शन में रख दो, यहां पे भी 3 रखोगे ना, तो ये ऑप्शन में रख के इसके बराबर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। इवन ऑड पूछा है, ये ऑड है, ये दोनों ऑड है, ओवरऑल इवन। भाई ये एफ एक्स इवन हो और जी एक्स ऑड हो और प्लस माइनस ऑपरेशन लग रहा है तो नीदर इवन नॉर ऑड होता है, मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं। ओके, ये फिर से रिपीट हो गया। चलिए ए अल्फा बीटा पूछा आपसे, इसका मतलब जानते हो क्या, 1 1, यहां पर 1 रखने पर 1 मिले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, फिर रखो 2 3, 2 रखने पे बोलो इक्वल टू 3, इनको सॉल्व कर दो तो ऑप्शन से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। 1 कौन दे रहा है, ये तो 1 नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ए दे रहा है। यहां पे भी रख के देख लो, 4 माइनस 1 इक्वल टू प्लस 3। यस और नो? चलिए नेक्स्ट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू 10x, एच एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, देन h of g of f रूट पाई बाई 4। हम्म, पाई रूट पाई बाई 4 बोला है,
तो एक बात तो पक्की सुनो, रूट हट जाएगा कहीं ना कहीं बीच में। देखिए सबसे पहले इसको रिवर्स ऑर्डर में करो। एफ रूट पाई बाई 4 बोलिए क्या, यहां रख दो, तो पाई बाई 16। क्यों बेटा? अब इसके आगे जी लगा दो, ये लग गया जी, जी पाई बाई 16, ये हो गया 10 पाई बाई 16। फिर मैं एक्चुअली बताऊं, ये पाई बाई 4 नहीं होना चाहिए, या तो पूरे पे रूट लगा होता या 2 होना चाहिए था, ये मिस प्रिंट है, पक्की बात है। एक्चुअल में मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में पूरे पे रूट लगा है। पूरे पे रूट लगे होने से क्या होगा, देखो आपको मैं बोलूं एफ रूट पाई बाई 4, तो आप बोलते यहां रख देते तो कितना, पाई बाई 4। फिर अरे यहां ध्यान दो, फिर लेते जी के साथ, जी पाई बाई 4 यानी ये 10 पाई बाई 4, दिस इज 1। फिर लेते इसके साथ h, यहां h लिया, h1 मतलब log 1, और log 1 कितना, 0। डन। तो मतलब यहां पर बेसिकली ऐसा है, वो रूट पाई बाई 2 भी बोल सकते थे आप, है ना, कुछ एक ऐसी चीज लगी है, मतलब बस खत्म। डन। चलिए आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद देखते हैं। f be a function defined fx equal to mod x 1 upon mod x where mod x not equal to 1 by n। क्या रहा है, वो सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लगे हुए हैं सब, कोई एक वैल्यू लेके कर सकते हो आप। एफ एक्स पूछा, एफ एक्स, हाँ तो कोई इंटीजर ले लो, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर रख लो। अरे मॉड एक्स इक्वल टू दिया 1 बाय एन, एन बिलोंग टू कैपिटल एन, मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 1 बाय एन, ये भी दिया हुआ है। अब जैसे आप 5 रख दो मान लो, तो बताओ क्या होगा, पहले तो ऊपर होगा 5, अगले में होगा 1 अपॉन मॉड 5.2, तो वो 0 हो जाएगा, तो 0 मिलेगा रिजल्ट। कोई भी रख लो नंबर, 6 रख लो, 7 रख लो, हमेशा 0 मिलेगा, क्योंकि 1 अपॉन, एक नहीं लॉजिक है, 1 अपॉन मॉड एक्स है 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन नेचुरल नंबर हमेशा 0 के, मतलब जो भी रेसिप्रोकल होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। डन। अब मैं आपको कल की क्लास का एजेंडा बताता हूं, शिवम सर को ही बुला लेना और आप भी आ जाना। अब मैं आपको एक तो कल की क्लास का बता देता हूं, कल मैं आपके साथ संडे का पेपर, कुछ बच्चों के डाउट हैं वो, और फंक्शन के ये वाले क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो, और कुछ फंक्शन के क्वेश्चंस और देखता हूं मैं जो प्रीवियस ईयर में आए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब कल क्योंकि फ्राइडे, इसलिए कल से लिमिट नहीं कर रहे हैं स्टार्ट, मंडे से करेंगे, ठीक है, मंडे से कर देना। संडे का पेपर फंक्शन आप लोग खुद ट्राई करना सॉल्व करने का, फिर भी एक सेवा ना हो तो फिर देखेंगे उसकी क्लास का, तो हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, अभी मैं आप लोगों को सीनियर्स के नंबर लिखवा रहा हूं,
तो वो सीनियर्स के नंबर और स्टाफ के नंबर पर। एक चीज याद रखिए, आप सभी को बोल रहा हूं, ऑनलाइन वाले क्लासरूम, जब सीनियर से आप ये पूछते हैं कि कौन कौन सी बुक सॉल्व करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ है। आप किसी से पूछो कि आप कितनी रोटी खाते हो, एक बोलेगा मैं 1 रोटी खाता हूं, और एक बोलेगा 15, एक बोलेगा 6, एक बोलेगा 4। आप मिसगाइडेड हो जाओगे। क्यों मिसगाइडेड हो जाओगे? क्योंकि सबकी खुराक अलग अलग होती है। वैसे ये सबके पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। आप सीनियर से, अच्छा सीनियरों ने जितने भी हैं वो 19 के पेपर से बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उनकी पढ़ाई का तरीका काफी अलग था। तो इसलिए मैं आप सबको नंबर दे रहा हूं, पर यह बात बहुत क्लियर इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये गलती करोगे। सीनियर बोलेंगे हमने तो आरडी शर्मा सॉल्व किए, एक बोलेगा हमने सब्जेक्टिव किए, एक बोलेगा हमने आरडी ही नहीं किए। सबके अपने अपने तरीके। आप सीनियर से जब पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो क्या टेंशन होती, ये पूछो तो समझ में आता है। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। पढ़ाई कितने घंटे हम, मतलब मेरा रूटीन ये सेट नहीं हो रहा, वो समझ में आता है। बुक को लेके मैं आप सबको एक पर्सनली पहले नंबर देने से पहले बोल रहा हूं कि बुक के मामले में आप सब क्लियर रहो कि आपको कोई बुक सॉल्व नहीं करनी इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर से इस साल में हमने वो चेंज ही खत्म कर दिया। हम आपको दे ही इतना मटेरियल है कि अब वो दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग ये बात ध्यान रखिए। तो ये सीनियर्स के नंबर हैं, वो लिख लीजिए। और आप लोगों को लिखना है, नीचे लगवा देंगे हम, आप लोग चले जाओ। मैं उन, अभी आप में से कोई लॉग आउट मत करिएगा, जाइए आप लोग चले। ये यहां पे लगवा दूंगा नंबर में, एक प्रिंट लगा के निकाल के लगा देना। नहीं, इनको कभी करनी है तो कर सकते हैं। ये लिखिए आप लोग, अभी आपके जो जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं मैं आपके। आप लोग पीछे से जाना चालू करो। आप लोगों में से कोई लॉग आउट मत करिएगा। रुक जाए 1 मिनट, पहले वो स्क्रीनशॉट ले ले। जाइए जल्दी जल्दी, मैं नीचे लगवा दूंगा नंबर बेटा। वो हिल ना रहा हो, आउट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेप्स, ग्राफ उसका स्टेप बनता है ना। दीपक सिंह को 48 रैंक के बाद भी जनरल की नहीं मिल पाया, क्योंकि 45 सीट्स होती है। बता रहा हूं, वो कैटेगरी की रैंक थी उनकी। वो सब इन सब चक्कर में मूल जाओगे तो फिर जीवन में कंफ्यूज रहोगे। आप अपने आप को ये हमेशा याद रखना, इस कभी चक्कर में मत पड़ना ये, क्योंकि 45 सीट होती है, 47 पे लास्ट बंद हुआ था त्रिची जनरल के। वो तो उसमें जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज आ जाती है ना अलग अलग, जनरल में यही होता है। और क्या होता है, जनरल के पहले 45 बच्चों में कोई रैंक वाला भी तो उसे जनरल की सीट मिल जाती है। ये होता है सर। चलो जल्दी निकलो बाहर, मुझे उनसे बात करना है बच्चों से। दस मिनट बाद, 2 मिनट बाद दे रहा हूं आपको, पूरा आपको ही संभालना।
नीचे ये लिख लिया नंबर आप लोगों ने। चलिए अब इसके बाद जो मुझे आपको बताना है, सुनिए, ये जो नंबर मैंने आपको दिए हैं, इन सब बच्चों से आपको एक बात याद रखिए कि आप डायरेक्ट फोन ना करें, बल्कि पहले मैसेज करें और ये जरूर लिखें। और दूसरा, ये नंबर किसी दोस्त को शेयर ना करें, क्योंकि इन बच्चों को मैंने बोला है कि ये केवल इम्पीटस के बच्चों का ही फोन आएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि नंबर आप किसी को शेयर नहीं करेंगे। दूसरा, कुछ नंबर और दे रहा हूं मैं आपको। नंदिनी, अभी बताता हूं कि क्या करना है। अब लगाइए नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा कुछ नंबर मैं आप लोगों को और दे रहा हूं। ये नंबर आप लोग लिखिए जरा। जब कभी भी एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मैसेज या फोन करते हैं। दोनों चीजें हर समय मेरे साथ पॉसिबल नहीं है, और अब आपके साथ टाइम बढ़ता जा रहा है क्लास का, टेस्टिंग का। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि आप लोग जब भी फोन वगैरह करते हैं तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखिए कि एक तो बिटवीन 10 and 7 करें। ये एक बात ध्यान रखें। ज्यादा अच्छा सूटेबल टाइम तो मैं बोलूंगा 11 से 6, पर ठीक है 10 बजे के बाद से लेके। इसमें सबसे पहले एक ऑफिस का नंबर है 0755-429-5319, 429-5319, ये ऑफिस का नंबर है। कई बार आप लोग शीट या किसी चीज के लिए बोलते हो कि सर ये शीट अपलोड नहीं हुई, मुझे नहीं मैसेज करके आप इस नंबर पे करें, पहला। दूसरा, मैं आपको अभी शिवम सर से मिलवा भी रहा हूं, और साथ में मैं उनके बारे में बता दूं। शिवम सर का नंबर आप सब लोग अच्छे से सेव करें, और इस नंबर के एडवांटेज बताता हूं। 9039493752। जैसे मान लीजिए शिवम सर पूरा यहां पर जितने भी बच्चे क्लासरूम में जो होते हैं उनको भी और ऑनलाइन में भी, एक मिनट आ जाइए, आप पहले चेहरा दिखा दूं, फिर मैं इनको बोल के आपको माइक पकड़ाऊंगा। तो आप है शिवम सर, और जैसे आप प्रतीक सर को जानते हो वैसे शिवम सर भी यहां पर डाउट भी बताते हैं। साथ में क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कभी किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई टेंशन है, किसी भी तरह की जब प्रॉब्लम होती है ना, तो सर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। फोन पिक ना करें, आप मैसेज अपना नाम लिख के, किस बैच के स्टूडेंट है वो लिख के छोड़ दें। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई नहीं आ रही, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जैसे अभी सर आप लोग जो मटेरियल अपलोड करते हो वो देखते रहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें एकेडमिक की जो सर के पास ही है, क्योंकि यहां पर सब चीजें बटी, अगर एक ही आदमी करेगा तो पॉसिबल नहीं। तो आप लोग क्या होता है, हर चीज के लिए मुझे मैसेज करते हो, उसकी जगह प्रॉपर मैसेज करिए, ये मैं चाहता हूं आप लोगों से। तो 9039493752 ये नंबर, जैसे कई बच्चे मुझे मार्कशीट भेजते हैं कि सर हम एलिजिबल है कि नहीं, पॉइंटर क्या, फिर मैं शिवम सर को भेजता हूं। ये सब आप मत करिए। कौन से कॉलेज का एग्जाम देना है, सर मुझे नोटिफिकेशन देते हैं, मैं आपको बताता हूं। हर तरह का जो एकेडमिक से रिलेटेड काम होता है वो सर देखते हैं, इसलिए मैंने आपको नंबर भी दिया, और अभी वो आपसे बात भी करेंगे, 2 मिनट रुकिए। फिर ये दिनेश सर का नंबर, ये नंबर है 9926334242। ये टेक्निकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका वीडियो नहीं चल पा रहा, पेन ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आ गई इस तरह की, तो ये नंबर आपके काम आएगा। फिर ये धर्मराज भैया हैं, जिन बच्चों ने पेन ड्राइव वगैरह ली होती है या कोई इशू आता है, वो इस नंबर पे कॉल करें 7024791742। फिर ये विजय सर हैं, कोई वीडियो या टेस्ट रिलेटेड इशू आते हैं आपको, तो आपको विजय सर को बताना। जैसे आप बोलते हैं ना वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आप मुझे लिखते हो सर वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आप इससे अच्छा विजय भैया को मैसेज कर दें। पर मैं आप सबको ये पहले बोल रहा हूं, इस टाइम का ध्यान रखें। दूसरा, वीडियो एकदम अपलोड नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, पर ये ध्यान रखिए। फिर जो बच्चे भोपाल आना चाहते हैं, कभी भी उनको हॉस्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गोलू भैया देखते हैं, उनका नंबर है 8349579688। और हॉस्टल रिलेटेड के लिए 2 नंबर है, हरीश भैया का भी 8109589061। क्या होता है कि मैं आपको इसलिए प्रॉपर नंबर दे रहा हूं कि हर समय आप अगर मुझे, अब मेरी क्लासेस आपके साथ बढ़ती जा रही हैं, और भी बैचेस होते हैं, ऐसे में कई बार वो मैसेज नहीं देख पाने पे ये दिक्कत ना हो, इसलिए सारे नंबर दिए। दूसरा, जैसे क्लासरूम के बच्चे करते हैं, थोड़ा आप भी उसी ढंग की आदत डालिए। क्लासरूम में जैसे आप, इवन आप स्कूल कॉलेज जब जाते थे या पहले क्लास पढ़ते थे, आज पढ़ा, अब अगली क्लास में आप अगला डाउट पूछते हो। आप क्या होता है,
थोड़ा सा भी नहीं बनता, परेशान होते, ऐसा नहीं। आप खुद देखो कि मैं धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता आपके डाउट खत्म हो जाते हैं। फिर कई बार आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अभिषेक आप बोल रहे थे सर वो लिस्ट देंगे कि नहीं नंबर की। मैं बीच में पढ़ाई से रिलेटेड चीज को ब्रेक नहीं करना चाहता, नहीं तो एक क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं फिर 10 क्वेश्चन और आते हैं, इसलिए मेरी आदत में है ये, आप हमेशा क्लास एंड में ही मुझसे बात करें। तो अभी मैं शिवम सर को ये दे रहा हूं माइक, वो भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें करनी है। बस एक चीज बोलूंगा कि आज 31 दिसंबर है, आने वाले हर साल आपके लिए बहुत हैप्पी हो, उसी शुभकामना के साथ मैं ये सेशन एंड करूंगा। और आपको बता दिया कि संकल्प एक ही लेना है कि जीवन में जो करना है, जो ठान लिया उसे पूरा करे बिना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी समय लगे, कितना भी टाइम लगे, कितनी भी मुसीबतें आए, पर बीच में नहीं रुकेंगे। तो यही मैं आपको बोलूंगा, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। अब आपके साथ शिवम सर बात करेंगे, और आप जब भी कभी पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको टेंशन हो रही है, एलिजिबिलिटी, कोई भी किसी भी तरह के, आप मैसेज करें, बट वो भी मैं कहूंगा कि आप टाइम पे करें तो अच्छा है, या मैसेज करके छोड़ दें, आपको जवाब मिलेगा। एक नंबर मैंने आपको अपना दिया था, वो भी याद रखें, 999939042221, इस पर भी आप कर सकते हैं मैसेज, पर मैंने अभी आपको प्रॉपर नंबर दिए, इन्हीं नंबर पे बात करें आप। हेलो एवरीवन। सर ने हमारा इंट्रोडक्शन तो करा ही दिया है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जैसा सर ने बोला है कि कोई भी प्रॉब्लम के लिए ठीक है, जो अगर कभी इन केस ऐसा हो जाता है कि मैं फ़ोन पिक नहीं करता हूं, या कोई भी यहाँ पर ऑफिस में फ़ोन पिक नहीं करता, तो आप उसको मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है। बाकी आपको सर आपको सर बताते ही हैं कि कैसे क्या करना है। अच्छा, अब फॉर्म रिलेटेड जो कई बार बच्चे भेजते हैं कि सर अभी अब लास्ट देखिए, इस साल जो निम्से 2020 में सर पेन दीजिएगा, जैसे कि हाँ हाँ, जैसे सपोज दैट कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जो निम्से 2020 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, तो अभी लोग उसी को देखना स्टार्ट कर देते हैं। भाई अगले साल कोई और एनआईटी कंडक्टिंग करेगी, तो अगले साल की एलिजिबिलिटी के लिए आप ये जरूर कर सकते हो कि हाँ, जैसे इस साल एनआईटी रायपुर ने कंडक्ट कराया, तो आप ये कर सकते हो कि उनको एक मेल भेज सकते हो, एक सजेशन भेज सकते हो कि सर सपोज दैट कि मान लीजिए कई बच्चे मुझे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अपनी अपनी डिग्रीज भेजते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो निमसेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर जाना है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि एक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक नहीं करते हो, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है आपको, और वहां पर जो एलिजिबिलिटी लिखी, सपोज दैट जैसे लाइक बीएससी लिखा है, या लाइक बीसीए लिखा है, ठीक है, या जो भी एलिजिबिलिटी लिखी है, बीआईटी लिखा है या बीवॉक लिखा है, कोई भी कोर्स जो भी लिखा हुआ है, तो ये तो कोर्स एलिजिबल है ही। अब इसमें जो स्ट्रीम्स हैं, लाइक सपोज दैट जैसे कि बीएससी में मैथ्स का एक आता है कॉलम के, मैथ्स आपका होना चाहिए, क्योंकि बीएससी कई सारी स्ट्रीम से होती है। अभी यूट्यूब पे भी सर ने एक सेशन लिया था, उसमें बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। दूसरी बात, मार्कशीट में आपके जैसे कई बार लिखा होता है, सपोज दैट कोई भी कोर्स का नाम लिखा होता है, मान लीजिए बीसीए लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आपको जो एग्रीगेट परसेंटेज देखना होता है, वो देखना होता है 60%, ठीक है, अगर आपका परसेंटेज में कैलकुलेट हो रहा है। या फिर सीजीपीए में अगर देखा जा रहा है, तो सीजीपीए में आपको बताया गया है 6.5। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर चेक करें। कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहां वहां चेक नहीं करना है, सिर्फ ऑफिशियल चेक करना है। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है, कोई भी एग्जाम हो, लाइक निमसेट है, बीएचयू है, ठीक है, या जेएनयू है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एक तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आप लोग अभी से परेशान ना हो। अभी कई लोगों का ये क्वेश्चन है, लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अभी मुझे जो बच्चे फोन करते हैं वो ये करते हैं, सर अभी हमारे 2 महीने 3 महीने बचे हैं और मुझे फिर से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो मेरा ये बेकार हो जाएगा, तो क्यों ना मैं 1 अप्रैल के बाद बनवाऊं। भाई नोटिफिकेशन आने से पहले आपके पास में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका आज की डेट में होना चाहिए। यानी कि अब इनमें क्या होता है, जैसे कि एक एससी सर्टिफिकेट है और एक एसटी है,
तो ये जो सर्टिफिकेट है इनको आपको एक ही बार बनवाना है, जो सेंट्रल का बनेगा आपका, ठीक है, स्टेट का नहीं चलेगा। इसमें कौन सा बनवाना है आपको? सेंट्रल का। अब सेंट्रल का अगर होगा तो उसमें हमेशा एक चीज लिखी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है मतलब ये सेंट्रल का है, उसमें लिखा भी होता है, स्पेसिफाई भी किया होता है कि ये वाला सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का है, राइट। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो मेन कंफ्यूजन है वो ये है कि ओबीसी, इनमें क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के कंफ्यूजन होता है। इसलिए क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये वैलिड रहता है। वैलिड मतलब इन द सेंस इसको रिन्यू कराना होता है, ठीक है, इसको रिन्यू कराना होता है। सेम केस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग जानते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है बेसिकली। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोई भी बनवा सकता है, अगर उसके पास में ये जरूरी नहीं है, मतलब जो जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया आपको एक बार देखने होंगे कि क्राइटेरिया क्या हैं आप लोगों के, ठीक है। अच्छा ठीक है, साहिल गुप्ता कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस पेरेंट्स का बनेगा या फिर स्टूडेंट को, आपको आप देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा आपका ही, नाम आपका ही होगा, बट चूंकि इनकम तो पेरेंट्स की होगी ना, प्रॉपर्टी आपकी जैसे कोई भी है वो आपके पेरेंट्स के नाम की होगी, तो आपके नाम से ही जारी किया जाएगा। बाकी सारी राइट्स जो होते हैं वो आपके फादर या मदर है ना, उनके होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप तो स्टूडेंट हो, आप थोड़ी ना एम्प्लॉय हो, या आप किसी कंपनी में जॉब थोड़ी ना कर रहे हो अभी, जो आपके नाम से सारी चीजें होंगी आपके फादर के नाम की होगी। तो उसके लिए जो है एक इनकम सर्टिफिकेट पहले लगता है ना, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है ना, इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपके फादर की इनकम ही होती है, आपके फैमिली की इनकम होती है, कि उसमें लिखा होता है जैसे मान लीजिएगा बिलो 8 लाख, ठीक है, तो 8 लाख जो आपकी फैमिली इनकम है वो आपकी इनकम नहीं है, आपके फैमिली की इनकम है, बट आपके नाम से होगी ना जारी, तो क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार आप लोगों के। एज गवर्नमेंट ऑफ, एक मिनट मैं देख रहा हूं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपके। अभी कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सब निमसेट 21 कौन कराएगा। देखिए आप लोग फिर वही सवाल पूछ रहे हैं जो इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट क्वेश्चन को आपको नहीं पूछना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि निमसेट 21 कोई भी कराए, आपको तो तैयार रहना है भाई। जितनी एनआईटीज हैं, जितनी पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज हैं, उनके लिए आपको तैयार रहना है खुद को, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इस बार रायपुर ने कराया है, तो हो सकता है इस बार सूरत कल कराए। अरे भाई कोई भी कराए, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो मेन बातें हैं वो तो आपकी वही रहेंगी ना, ठीक है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि कौन कराएगा। हाँ, ओबीसी 2 बार बनवाना पड़ेगा। देखिए शिव पूजन यादव पूछ रहे हैं, ओबीसी 2 बार बनवाना पड़ेगा। देखिए अगर आपके पास में ओबीसी का स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो आपको सेंट्रल का बनवाना है, ठीक है। कौन सा बनवाना है? ओबीसी का सेंट्रल का बनवाना है। अब ये इसके लिए आपको प्रोफार्मा एक मिलेगा। प्रोफार्मा जो है वो निमसेट 2020 की वेबसाइट पे जाएं आप, निमसेट 2020, वहां पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे जाएंगे पूरा, तो वहां पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर में भी 3-4 लिंक मिलेंगी। उनमें से रीड इंफॉर्मेशन ब्रोशर ओल्ड पे जाना है, वहां पर सबसे लास्ट में प्रोफार्मा मिलेंगे आपको। जैसे कि मान लीजिएगा ओबीसी का प्रोफार्मा होगा, 2 पेज का प्रोफार्मा होगा, ठीक है। इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए प्रोफार्मा होगा, एसटी कैटेगरी के लिए होगा, पीडब्ल्यूडी के लिए होगा यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए होगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। ये प्रोफार्मा आपको भरना है, और ये प्रोफार्मा आपको जो भी आपके नियरेस्ट जैसे कि तहसील है, ठीक है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या फिर आपका जहां पर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट बनते हैं, आई थिंक तहसील में बनते हैं, या जहां पर भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स बनते हैं वहां पर आपको जाना है। वहां से ही ये सर्टिफिकेट आपके सारे इशू होंगे, ठीक है। तो सारे जो सर्टिफिकेट बनेंगे वो कौन से बनेंगे? सेंट्रल के बनेंगे। ये बस बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब दूसरी बात, जो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो
पहला सर्टिफिकेट तो अभी लगेगा, यानी जो अभी आप बनवाएंगे वो सर्टिफिकेट अभी लगेगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, 1 अप्रैल के बाद में उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, या आपको इशू इशू कह सकते हैं कि रिन्यू कराने के लिए आपको एक बार फिर से उस प्रोफार्मा को भरना है और उस पर साइन कराने हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है उसमें एक चीज लिखी होती है कि जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, इसलिए आपको दूसरा सर्टिफिकेट लगता है। क्योंकि जो इनकम है वो एक फाइनेंशियल ईयर में चेंज भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो इनकम है आज आपने लिखी है, मान लीजिएगा मैं 5 लाख आपकी इनकम है, सपोज दैट, ठीक है, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि नेक्स्ट आपके फाइनेंशियल ईयर में 5 ही लाख होगी, हो सकता है वो 6 लाख हो जाए। तो यही आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो है फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो आपको नया सर्टिफिकेट री इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज तो ये, बड़े जल्दी इसमें कमेंट्स निकलते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आप बनवाते हैं तो उसमें एक तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सबसे पहले तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा। ईडब्ल्यूएस या इनकम सर्टिफिकेट को आप ईडब्ल्यूएस नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें जो 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं वो क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखने होंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपको पहला जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख वाला, पहला जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख वाला है, ठीक है ना। उस क्राइटेरिया के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो आप जब तहसील ऑफिस जाएंगे या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा वहां पर जब आप जाएंगे तो ये प्रोसेस आप वहां पर पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। यानी जो आपके जो वार्ड का जो एरिया कह सकते हैं, एरिया में जो आपके पटवारी होगा या लेखपाल होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ्स हो गई, 10th 12th के मार्कशीट्स हो गई, हो सकता है ये सब चीज भी मांग सकते हैं। वो आपके प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं, अगर आपका खुद का मकान है तो आपकी जमीन के जो पेपर है वो ये देखेंगे कि मान लीजिएगा 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का मकान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा का आपका मकान नहीं होना चाहिए, या इतने गज की जमीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी। अगर आपके पास में है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ेगा बस। इसके बाद में आपका होता है एक सर्वे होता है, उसके बाद में वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। इसी को हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं कि भाई इकोनॉमिकली आप वीकर हैं या नहीं है, कि आप ऐसे ही सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो हर किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है और ना ही किसी का बनेगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी जो 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं उन चारों क्राइटेरिया में से अगर आपका कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आप बनवा ही नहीं सकते, ठीक है। एक बात सुजॉय आप बार बार पूछ रहे हैं कास्ट वैलिडिटी चाहिए। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को मैं बता दूं कि सेंट्रल और स्टेट में क्या अंतर है, सेंट्रल और स्टेट के सर्टिफिकेट में क्या अंतर है। देखो सेंट्रल वाले में जो हो सकता है आपकी कास्ट आपके स्टेट में वैलिड हो, सपोज दैट कि मान लीजिएगा कोई भी एक कास्ट है, सपोज दैट हम मान लेते हैं एक्स कोई एक कास्ट का बंदा है जिसको मान लीजिएगा एमपी गवर्नमेंट ने ओबीसी का दर्जा दिया है, ठीक है, और सेंट्रल में उसी एक्स कैटेगरी को जनरल में ट्रीट किया गया है, यानी कि उसमें ओबीसी के दायरे में नहीं रखा गया है अगर उसको, तो उसका ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं बन सकता है, यानी वो सिर्फ उसके स्टेट में वैलिड होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, स्टेट में वैलिड होगा। इसलिए कास्ट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको अगर जाना है तो आपको अपने जहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी तहसील ऑफिस होगा या एसडीएम ऑफिस होगा वहां पर जाना होगा, और आप वहां पर सीधे जाकर के कहें सर मुझे सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप जो प्रोफार्मा निमसेट का मैंने आपको बताया है उस प्रोफार्मा को भर के उसको ले जाएंगे तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि हाँ आपकी ये कास्ट सेंट्रल में भी दर्ज है। तो क्योंकि जो आप देखेंगे प्रोफार्मा उसमें करीब 14-15 रिजोल्यूशंस लिखे हुए हैं, वो रिजोल्यूशंस ये बताते हैं कि ये अमेंडमेंट हुए हैं इन कास्ट के तहत, ठीक है। तो वो रिजोल्यूशंस ही बताते हैं कि आपकी कैटेगरी जो है
वो सेंट्रल के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप इस बात के चक्कर में ना रहें कि आपका वैलिडिटी है या नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट्स बनते हैं वहां पर जाना होगा। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं बच्चे? बहुत जल्दी जल्दी पूछ रहे हैं सवाल, पढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं तो। बेटा आप लोग रुक जाओ, एक एक करके सवाल पूछो मुझसे। ओबीसी, एक मिनट, देख ही नहीं पा रहा हूं मैं तो, इतनी स्पीड से जा रहे हैं, इनको रोकते कैसे हैं? स्टॉप नहीं कर सकते किसी पे? वो इतनी जल्दी निकल रहे हैं। बेटा कास्ट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे, सभी लोग कास्ट से रिलेटेड ही बार बार डाउट पूछ रहे हैं। मुझे लगता है मैंने इतनी बार आपको बता दिया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको सेंट्रल का बनवाना है। आपको प्रोफार्मा जो मिलेगा वो आपको निमसेट की वेबसाइट से मिलेगा। निमसेट में जो प्रोफार्मा आपको मिलेगा वो आपको ब्रोशर में मिलेगा, और ब्रोशर में ही एनेक्शर नंबर 2 या एनेक्शर नंबर 3 आपका होगा, या 4 होगा, या फर्स्ट होगा। ये सारे प्रोफार्मा ऑलरेडी वहां पर हैं। आप प्रोफार्मा को भरें, और प्रोफार्मा भरने के बाद में रिलेटेड टू डिपार्टमेंट में आपको जाकर के वो सर्टिफिकेट बनवाना है। बार बार आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सीजीपीए को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, आपकी मार्कशीट में जिनका सीजीपीए सिस्टम है, जिनका भी सीजीपीए सिस्टम है, देखिए निमसेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बोला गया है कि 60% या फिर 6.5 सीजीपीए। ठीक है, अच्छा सीजीपीए, ठीक है ना, कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट बोले जाते हैं इनको। तो 6.5 सीजीपीए। अब जिनकी मार्कशीट में पीछे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता है कि भाई मान लीजिएगा जितने भी आपका सीजीपीए, सपोज दैट आपने 6.7 सीजीपीए हासिल किए, ठीक है, अगर मार्कशीट में ये लिखा है कन्वर्जन रेट कि इसको आपको 100 से कैलकुलेट करना है, तो आपका हो गया 67%। अगर 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो ये हो गया 67%। सपोज दैट कि किसी की मार्कशीट में 6.7 इंटू 0.9 लिखा है या 95 लिखा है, जो भी कन्वर्जन रेट लिखा है वो आपके मार्कशीट में दिया होगा। इसके बाद में जो भी परसेंट आएगा वो आपका माना जाएगा। अब अगर वो 60% से नीचे हो जाएगा तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। अगर 60% या 60% के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल होंगे निमसेट के लिए। राहुल कुमार, इनकम ओबीसी को बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट में दो बातें, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो आपको बात कही गई है इनकम को लेकर के, उसमें भी वही बात कही गई है इनकम को लेकर के। 8 लाख से जो कम होंगे उनको ही रिजर्वेशन कैटेगरी में माना जाएगा। ओबीसी तो कहलाएंगे सभी, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी इनकम, फैमिली इनकम 8 लाख से कम होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एक सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ेगा। पवन, देखिए एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि 2020 में जो सर्टिफिकेट लगाया था वो 2021 में चलेगा या नहीं चलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपने बनवाया कब था। अगर 1 अप्रैल के बाद का बनवाया है तो ऑब्वियसली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद कुमार, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या अंतर है ये पूछ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग हैं। कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए बेटर है ये आप पहले तो डिफरेंस समझ लें, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों में पहले तो रिजर्वेशन सिस्टम कितना है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कितना है, रिजर्वेशन कितना है, 10%, और ओबीसी का है 27%। तो ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा बेहतर होगा? ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बनेगा जनरल कैटेगरी को। किसके लिए बनेगा? जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, यानी जनरल में कोई भी आ सकता है जिस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेगा, जिसके पास में ओबीसी का, सपोज दैट अगर आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट है ही नहीं, किसी का भी नहीं बना है और बन भी नहीं रहा है, तो आप ऑब्वियसली जनरल से अप्लाई करोगे।
और जनरल से अप्लाई करोगे, उसमें भी अगर आप ईडब्ल्यूएस में जो क्राइटेरिया दिए गए हैं यदि आप उसके अंतर्गत आते हैं तो ऑब्वियसली आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। पर अगर बेटर देन की बात की जाए तो बेटर है ओबीसी, क्योंकि 27% रिजर्वेशन है। 10 ज्यादा होगा या 27 ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली 27 ज्यादा होगा ना, ठीक है ना, तो बेटर है ओबीसी। राकेश जो है सारे कॉलेज के फॉर्म्स के नोटिफिकेशन आते हैं, आपको समय समय पर हम लोग इन्फॉर्म करते रहेंगे कि कौन से कॉलेज का फॉर्म कब आया है, हम लोग आपको बताते रहेंगे, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन जो कॉलेज के फॉर्म्स आते हैं, जैसे सपोज दैट जेएनयू का आता है, यानी या एससीयू का आता है, या आईपीयू का आता है, या निमसेट का आता है, कोई भी आता है तो आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उन पर जाकर के भी आप देख सकते हो, ठीक है। रेहान राजा, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपकी फादर इनकम 8 लाख से कम है, तो बिल्कुल आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो 60% मांगा जाता है वो टोटल 3 ईयर का मांगा जाता है, यानी कि ऐसा नहीं, जैसे मान लो आपका फर्स्ट ईयर में 65 था, सेकेंड ईयर में सपोज दैट 55 था, और थर्ड ईयर में कितना है, मान लो 63 है, ठीक है। अब आप ये कहें कि सर सेकेंड ईयर में मेरा 55 था तो हो सकता क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं? नहीं, आपका टोटल इसको आप ऐड कर लीजिएगा, जैसे 5 5 10 प्लस 3 13, 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18। अब आप इसको डिवाइड कर दें 3 से, तो आपका ऑब्वियसली 60% से ऊपर हो रहा है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। श्याम जी, आप सवाल पूछ रहे हैं कि कितने फॉर्म्स आप फिल करवाते हैं। देखिए जितने अच्छी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स हैं वो सभी आपको फिल करना है, आप उसको काउंट मत कीजिएगा कि मुझे 2 भरने 3 भरने, जितने भी फॉर्म्स हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोगों को सारे भरने हैं। मोहित, आप बीएससी डिस्टेंस से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर डिस्टेंस के लिए ओपन यूनिवर्सिटी के लिए एक नमसेट में जो नोट लिखा है आप उसको पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ओपन यूनिवर्सिटी वाले एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं अप्लाई। अब मुझे लगता है अब मुझे लगता है कि आप लोगों के मैंने मैक्सिमम डाउट क्लियर कर दिए हैं, और भी अगर कभी आपके डाउट्स आते हैं तो हम टाइम टू टाइम आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे, या तो हम क्लास के बाद इस चीज को डिस्कस कर लेंगे या आप मुझे अलग से कभी भी। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो सर ने आपको बोला है 10 to 6 में ही आप 10 to 6 या 10 to 7 में ही आप कॉल करें। कॉल नहीं रिसीव होता है तो आप मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पे, अपने नाम, कोर्स का नाम और अपने जानकारी के साथ में ही आप मुझे जानकारी मैसेज करिएगा, ठीक है। आई थिंक अब हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट।